बिहार जो कि 1990 के बाद के इकोनॉमिक ग्रोथ के एरा से लाभान्वित हो सकता था, बिहार वंचित रहा। बिहार की पर कैपिटा इनकम, बिहार की पर कैपिटा जीडीपी, बिहार का मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बिजली की उपलब्धता, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, सड़कें, कुछ नहीं था। और इसका प्रमुख कारण एक ही परिवार है, एक ही पॉलिटिक्स है, वो है लालू यादव जी, जो 13वीं बार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और बात सामाजिक न्याय की करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, विपक्ष का सम्मान, विपक्ष का स्थान होना चाहिए, लेकिन अब बिहार और आने वाले समय का बिहार कभी भी लालू जी या उनके परिवार की किसी व्यक्ति को, ये मैं पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक सामान्य बिहारी के नाते कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में 14 करोड़ बिहार के लोग लालू जी या उनके परिवार के लोगों को सत्ता के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। वेलकम, नमस्कार, वेलकम टू अनदर शो। मेरे साथ हैं मेरे अच्छे मित्र एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, गुरु प्रकाश जी। गुरु भाई, लंबे समय से आपको जानते हैं। ये जर्नी, जिस जर्नी पे आप हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरे को भी साथी होने का एक मौका मिला। पर आज जो कॉन्वर्सेशन है वो एक बड़ी टाइमली कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि बिहार के जो इलेक्शंस हैं वो फोर्थकमिंग हैं और कई मामलों में बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लोग समझते हैं, जानते हैं। बिहार एक ऐसा मुद्दा है, पूरा देश बिहार के बारे में टिप्पणी करना जानता है और बड़ा कन्वीनियंट समझता है कि बिहार के बारे में टिप्पणी करते हैं। परंतु बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार की वॉइस बनते हैं, जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता। सो वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम in your very very busy schedule. Party is a 24/7 job without any leaves. So उस सब के बीच में you found the time. Thank you very much. Welcome to the show. बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई। और ये पॉडकास्ट आप चला रहे हैं और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन focused and pivoted on Bihar. And like you said, Bihar is difficult to understand but easy to misunderstand. बिहार के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ और कई बार मेरे मन में बहुत पीड़ा और वेदना भी होती है जब शॉर्ट्स और रील के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई बिहार को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ बिहार, द आर्टिकुलेशन ऑफ बिहार लार्जली एज समथिंग विच इज़ अनकूथ, रस्टिक, ग्राउंडेड, वो हमारा एक पक्ष है, वो हमारा एक सत्य, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एक समृद्ध विरासत है, जो हमारी लोकतंत्र, ज्ञान, दर्शन, संवाद, शास्त्रार्थ की एक समृद्ध संस्कृति है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। माँ जानकी की भूमि बिहार, उभय भारती की भूमि बिहार, वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा की भूमि बिहार, बुद्ध महावीर की भूमि बिहार। मुझे लगता है कि बिहार में, लाइक यू सेड, एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डिस्कोर्स हो और न सिर्फ बिहार के अंदर, बिहार के बाहर और देश के बाहर भी बिहार को लेकर के एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव लोगों में आए। मुझे लगता है इस दिशा में आपने प्रयास किया है, इसलिए आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। तो बिहार के बारे में जैसे आपने एक अच्छी एक भूमिका सेट कर दी है, बिहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के ऊपर जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो रिसेंटली एक इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो सकते हैं या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स का नतीजा हो सकते हैं। मैं उससे थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा शायद अपनी संस्कृति की शुरुआत में, जिस देश को हम भारत मानते हैं, उसके पूरा जो एंशिएंट टाइम से लेकर मिडीवल टाइम्स के अंदर हम आए, तो हमें बार बार रिपीटेड रेफरेंसेस इसी बात के मिलते हैं कि बिहार वाज वेरी सिग्निफिकेंटली वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आवर कंट्रीज पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, नॉलेज सिस्टम्स। Why don't you reflect on some of that for us? कि बिहार की शुरुआत क्या है, बिहार नाम भी कैसे पड़ा? नहीं, देखिए, बहुत ये गहरा प्रश्न है और बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। हमारा मानना है बिहार मूलतः तो विहार से पड़ा है। लोग जो विहार करते हैं, लोग जो प्रवास करते हैं, और उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा 4वीं शताब्दी के विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय से। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिजेस तो बाद में आए हैं, अभी 400-500 साल पहले आए हैं, लेकिन 1600-1700 वर्ष पूर्व हमारे बिहार में एक आवासीय रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था और वहाँ न सिर्फ फिलॉसफी बल्कि रैशनलिज्म, तर्कशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान, दर्शन शास्त्र के विभिन्न आयामों पे पढ़ाई होती थी, शोध होता था, लोग वहाँ रहते थे।
साउथ ईस्ट एशिया के छात्र वहाँ आते थे, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और तमाम ऐसे तार्किक विषयों पे विश्लेषण करते थे और अध्ययन करते थे। तो वो हमारी गौरवशाली एक परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन नालंदा के साथ-साथ बिहार को हमें ऐसे भी देखना चाहिए कि मगध साम्राज्य का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, पूरे संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी बिहार, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार, अगर आप लिच्छवी गणराज्य के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द वे रिपब्लिक्स वर इलेक्टेड, द वे डिसीजन मेकिंग वाज कलेक्टिव, the way every person had an opportunity to articulate himself or herself। ये लोकतंत्र की परंपरा हमारे यहाँ कोई 1947 के बाद आई है ऐसा नहीं है। हाँ, 47 के बाद एक डॉक्यूमेंट ज़रूर आया, लेकिन उससे पहले हमारे आपके व्यवहार में, विचार में और चिंतन में लोकतंत्र शुरू से रहा है। बिहार के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। गौतम बुद्ध का दर्शन मुझे ध्यान में आता है आपसे बात करते हुए कि ईसा के जन्म के 600 वर्ष पूर्व, अबाउट 6th सेंचुरी BC, गौतम बुद्ध बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं और उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है और वो 4 सत्यों की बात करते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं। महावीर जैन जो वहीं विलीन होते हैं, पावापुरी में उनका स्थल है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, उनका जन्म वहाँ होता है। तो निश्चित रूप से एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल फल्क्रम सेंटर, उस रूप में बिहार को देखना और समझना बहुत आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल पार्ट है। लेकिन आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद एक पक्ष में आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल पक्ष आपको रखना चाहता हूँ क्योंकि आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। 1990 और 1947 के बीच में, बिटवीन द इंडिपेंडेंस एंड 1990 विच वॉज द इमर्जेंस ऑफ लालू प्रसाद यादव, बिहार had chief ministers from all caste and communities। ये एक नैरेटिव सेट होता है पॉपुलर डिस्कोर्स में कि 1990 में लालू जी के आने के बाद वंचितों को आवाज़ मिली, हाशिए के वर्गों को स्थान मिला। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। 1947 से 90 के बीच में अर्जुन भाई मुसलमान मुख्यमंत्री हुए, अति पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हुए, दलित समाज के 2 मुख्यमंत्री हुए, भोला पासवान शास्त्री जी और रामसुंदर दास जी। वही होता है कि 1990 के बाद एक मूवमेंट से निकले हुए लालू प्रसाद यादव आते हैं और जब तक वो शासन में रहते हैं तो एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो सोशल पैराडाइम एक इंक्लूसिव हुआ करता था, उसमें ब्रेक लगता है। तो इस नैरेटिव को हमें समझना बहुत आवश्यक है एंड आई एम हैप्पी दैट यू स्टार्टेड दैट बिहार के इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स के क्या स्वरूप रहे हैं। तो सबसे प्रमुख स्वरूप में ये समझना हमें आवश्यक है कि लोकतंत्र पे जब पहला आक्रमण होता है, उस लोकतंत्र के पहले आक्रमण के विरोध का पहला स्वर जहां बुलंद होता है वो पटना का गांधी मैदान होता है और वो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण होते हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार की बात होती है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, ये तमाम ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने बिहार का मार्गदर्शन समय समय पे किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सामाजिक असमानताएं तो रही हैं, सामाजिक असमानताएं आज भी हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अति पिछड़ी जाति से, नाई समाज से आते थे और नाई समाज को हमारे यहाँ ठाकुर कह के भी रेफर करते हैं। तो नाई समाज का काम आप जानते हैं कि बाल बनाना, अस्तूरा का उपयोग करना होता है। तो उस समय जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार के सामंती वर्गों के द्वारा एक नारा को प्रचलित किया जाता है, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तूरा। आपका स्थान कुर्सी नहीं है, आपका स्थान नाई की दुकान है, आप वहां जाकर के कुर्सी को पकड़िए। ये भूमिका और पृष्ठभूमि आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय का इतिहास और बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन के क्या क्या स्वरूप रहे ये बताना जरूरी है। तो कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तूरा, इसके आगे 1990 में भूरा बाल साफ करो, अ कॉल फॉर जेनोसाइड फॉर अपर कास्ट। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ बिहार हैज बीन वेरी सॉर्ट ऑफ डायनेमिक, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ
बीजेपी का पुराना स्वरूप जो भारतीय जनसंघ होता है, तो भारतीय जनसंघ और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक संयुक्त सरकार चलाते हैं और उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो कर्पूरी फॉर्मूला एक आया था। मुंगेरी लाल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसीज में भी जो डॉर्मेंट कास्ट हैं, अति पिछड़ी जातियों, उनको भी पॉलिटिकल एजेंसी मिले। तो कर्पूरी फॉर्मूला में ओबीसीज के लिए आरक्षण, ईबीसीज के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब सवर्णों के लिए भी पहली बार देश में आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर जी ने की। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षण, इसकी भी सुनिश्चित किया इसको कर्पूरी ठाकुर जी ने। कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी पे बहुत लोगों ने पॉलिटिक्स जरूर की, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित एनडीए की सरकार करती है। तो इस मुद्दे को हमें समझना जरूरी है कि आप बिहार की बात करेंगे तो एक तो हिस्टोरिकल लेगेसी है, सिविलाइजेशनल हेरिटेज है हमारा, नालंदा, विक्रमशिला, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। उसके साथ साथ जो कॉन्टेम्प्ररी या मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ बिहार की बात करें तो उसमें ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने समय समय में बिहार का मार्गदर्शन किया है। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये बताना नहीं मुझे नहीं, लगा मैं आवश्यक था। बहुत, आप जो भी बातें कर रहे हैं ना बहुत ज़रूरी है, ना आई थिंक मेरे प्रश्नों से अलावा आपने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि कॉन्वर्सेशन किस तरह जानी चाहिए। पर मैं बिफोर वी जंप इनटू पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स, कैसे हुआ कि ये जो इतना बड़ा स्टेट, इतना ग्लोरियस स्टेट जिसका इतिहास इतना सुंदर रहा हुआ है, इतना सुदृढ़ रहा हुआ है, जिनके जिस उस क्षेत्र के लोगों में का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के इतिहास में वो इतना ग्रैंड रहा हुआ है, फिर भी ये कब होना शुरू होता है कि बिहार की जो छवि है या जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बनने, एस्टैब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं? ये नैरेटिव कब चेंज होना शुरू होता है बिहार के बारे में? क्योंकि हम आज भी, क्योंकि ये मैं सिर्फ इस बात पे नहीं कहता, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के पानीपत, करनाल जो जीटी रोड बेल्ट है उस पर बिहार ओरिजिनली, मूलतः बिहार से बहुत लोग हैं वहाँ पर, ठीक। तो और नेचुरल है कि हमारे देश की एक खासियत भी है कि हमारे देश के अंदर हर एक प्रांत के लोगों से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हमारे उसमें डीएनए में पड़ जाते हैं। बट स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना वो समटाइम्स अनकॉन्शियसली बट मैनी अ टाइम्स कॉन्शियसली बनाए जा रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, बट देयर आर सम पावर्स इन प्ले जो कुछ इस्टेब्लिश कराने की कोशिश कर रही होती हैं, एंड उन्हीं नैरेटिव्स को ध्वस्त करने का एक प्रक्रिया चालू होती है, फिर जो फ्रेश पॉलिटिक्स शेप होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिहार के अंदर ये टर्न अराउंड कब होना स्टार्ट हुआ? इज इट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन, या फिर कुछ मॉडर्न पॉलिटिक्स जब आनी स्टार्ट हुई, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हुई, या फिर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हुई? ये बदलाव कब आना शुरू हुआ बिफोर वी जंप इनटू पोस्ट इंडिपेंडेंस? नहीं, देखिए, मेरा मानना है अर्जुन जी की इसमें दोनों पक्ष हैं। एक तो द फेमस एंगस मैडिसन रिपोर्ट दैट वी आर ऑल अवेयर ऑफ कि 1600-1700 तक हमारी जीडीपी का प्रमुख अंग हम होते थे ग्लोबल जीडीपी के। तो एंगस मैडिसन रिपोर्ट से पहले भी आप जाइए तो मगध साम्राज्य की जो एवरेज जीडीपी या एवरेज पर कैपिटा इनकम थी वो 30 गुना थी बाकी क्षेत्रों के मुकाबले में। तो ये तो हिस्टोरिकल पक्ष है, ये निश्चित रूप से कॉलोनाइजेशन का तो एक प्रभाव रहा ही रहा, लेकिन दिस हैज़ मोर टू डू विथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। एक आंकड़ा जो मैं शामिका रवि जी के पेपर से मैं देख रहा था और उन्होंने कई बार इसको कोट किया है और ये जानकर के आपको आश्चर्य भी होगा, 1980 तक टिल 1980 बिहार का पर कैपिटा जीडीपी वाज मच हायर देन ओडिशा। पर कैपिटा जीडीपी कंजम्पशन इन विकास के मामलों में हम ओडिशा के तुलना में आगे थे। 1980 के बाद 1985 और 90 में बहुत टर्मोइल रहा। 1977 से लेकर के 1990 तक हमारे यहाँ लगभग 7 मुख्यमंत्री हुए हैं। भोला पासवान शास्त्री इसी दौर में होते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार इसी दौर में होते हैं, रामसुंदर दास जी इसी दौर में होते हैं। तो बड़ा ही टर्मोइल का क्षेत्र रहा और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण पॉलिसी पैरालिसिस कहिए, पॉलिटिक्स कहिए, उसका भुगतान बिहार ने किया। लेकिन वास्तव में मैं बहुत हिस्ट्री का तो छात्र नहीं हूँ, लेकिन 1990 से आप देखेंगे एक असल डिक्लाइन शुरू होता है। 1990 onwards the decline and the downward spiral actually began.
इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई चिंता नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम की कोई चिंता नहीं हो रही है। लालू यादव एक रोमांटिक इमेज के साथ इमर्ज होते हैं, वंचितों के मसीहा के रूप में इमर्ज होते हैं, और बाद में ही हु क्लेम्ड द ओनरशिप ऑफ लेगेसी ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हाउ ही डज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिससर्विस टू दैट तो लेगेसी। व्हाट हैपेंस, ये हुआ क्या? क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार सुदृढ़ है, बिहार के अंदर से बड़े स्टॉलवर्ड नेशनल लेवल लीडर्स निकल रहे हैं, थॉट लीडर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के साथ साथ लोगों को एक और देश को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। परंतु और मेरे ख्याल से वो जो पहला एक अच्छा सिग्निफिकेंट मूवमेंट अगेंस्ट द पावर्स टू बी, वो भी बिहार में ही शुरू हुआ, बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर परहैप्स tossed out of the window, which is when Shri Jayaprakash Narayan ji made a call out for total revolution. Now, when that was happening and since that was taking shape, तब तक उस दौर तक बिहार की बात देश के अंदर एक प्रमुख, एक सेंटर, एक कॉर्नर स्टोर बना हुआ है। अब ये जो जब वो कॉर्नर स्टोर बना हुआ है ना, वो सिर्फ इस बात पे नहीं है कि वहाँ पर वोट कितनी है, वहाँ पे लोग कितने हैं। वो कॉर्नर स्टोर इस बात का बना हुआ है कि वहाँ से लीडर्स निकल रहे हैं, उनके पास वोट्स हैं बट उनके पास थॉट्स भी हैं, वो एक देश को एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं। दैट इज़ द लेगेसी दैट बिहार इज कमिंग सून आफ्टर द नेशन बिकम्स इंडिपेंडेंट। 20 साल के बाद टोटल रेवोल्यूशन की बात लगभग होता है, जयप्रकाश नारायण जी आते हैं, बट उसके बाद जो होता है, जो आप 1980s की आप बात कर रहे हैं, वो इतना बड़ा टर्मोइल का प्रिल्यूड क्या है? क्योंकि एक मूवमेंट चल रहा है जिसके अंदर हम सबको समझ आ रहा है कि वंचितों की या जो डिप्रेस्ड लोग हो गए या फिर जिनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हु आर फ्रिटर्ड, और द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों की आवाज़ बनकर कुछ लोग खड़े होते हैं। परंतु इन 1980s दैट लीड्स टू अ मेजर टर्मोइल एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टर्मोइल एज वी सी इज एक एनार्की बन जाती है। दैट वुड बी अ राइट वे टू पुट इट, राइट? कि 1980s के अंदर एक एनार्की आई और देश के अंदर एनार्की है, बट बिहार के अंदर उसका नतीजा क्या होता है? 1990s के अंदर लालू प्रसाद यादव आते हैं। ही कम्स ऑन राइट प्रिंसिपल्स लाइक यू सेड। व्हाट हैपेंस 1990s, बिकॉज दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, दैट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसके बाद से हमारे देश ने जो रफ्तार पकड़ी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने, वो अलग ही है। हम रिपीटेडली 1990s, 91, 92 रिफॉर्म्स का इसीलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो आवर सोशल लाइफ सॉ अ ट्रेमेंडस चेंज सिंस देन। सिंस बिहार वाज परहैप्स एट अ पॉइंट जहाँ से इट शुड हैव टेकन ऑफ, वी सी बिहार going down the drain. Now what has happened? What happened? Who is the reason behind it? And it can be as political as you put it. क्योंकि जो व्यक्ति किसी एक परिणाम की वो वजह बनता है तो ज़रूरी है कि कॉल आउट किया जाए। तो लेट्स गेट इनटू पोस्ट 1990s पॉलिटिक्स इफ आई हैव कॉन्टेक्चुअलाइज इट फेयर इनफ। नहीं, आई थिंक आपने एक अच्छा इसमें एक जो मौलिक आधार होता है आपने यहाँ पे देने का काम किया, और बिल्कुल सही कहा आपने कि अब हम वोट बैंक हैं, पहले हम थॉट बैंक भी हुआ करते थे। बहुत सारे थॉट लीडर्स हमारे यहाँ से निकल के गए, लोकनायक, जननायक, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने एक पॉलिटिकल डायरेक्शन पूरे देश को देने का काम किया। Like I said, between 1977 and 1990, it was the age of extreme political uncertainties. एक गंभीर राजनीतिक अनिश्चितताओं का दौर चल रहा था। बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उस दौर में 1990 में, और बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई 90 के बाद देश में LPG एरा और इकोनॉमिक ग्रोथ और एक ट्रांसफॉर्मेशन सोच में आई, व्यवहार में आई, शासन प्रशासन में भी आई, लेकिन उस बैंड वैगन का लाभार्थी बिहार नहीं बन पाया। बिहार somehow could not become the beneficiary of the national growth that was taking place पूरे देश में जो चल रहा था। उसका प्रमुख कारण तो निश्चित रूप से एक रिग्रेसिव सोच वाली सरकार थी। ये वही दौर है अर्जुन भाई जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग का दौर था।
और जब पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट को ये कहना पड़ता है, और हम लोग तो उस बिहार में बड़े हुए हैं, तो इसको पॉलिटिकल कॉल आउट करने में कोई परेशानी नहीं है। निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट ने जब कहा, और वो शब्द आज भी प्रचलन में है, वो शब्द मात्र शब्द नहीं है, एक भाव है, जंगल राज। जंगल राज इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हमें आज भी याद है कि भाई हमारी बहन है, हमारी दीदी है, शाम का समय है, 6 बज रहे हैं, आपको सामने 200 मीटर दूर जाना है, तो घर से कहा जाता था कि भाई एक भाई है, एक पुरुष, जरूर उनको जाकर के कंपनी करे। चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी होती हैं जिनका कस्टोडियल रेप होता है। ऐसे ऐसे नाम जो हमारे रूह को कपा देते हैं। शिल्पी जैन एक महिला होती हैं, मिस पटना होती हैं, उनके भी रेप और मर्डर के तार सीधे हायर एचलॉन्स तक जुड़ते हैं। तो एक अव्यवस्था, कहते हैं ना वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, तो इस अव्यवस्था में निवेशक कहाँ रहेगा? निवेशक का तो कोई स्थान ही नहीं है। जो बेचारे अच्छे डॉक्टर्स थे, एक बड़ा ही प्रचलित किस्सा है, एक डॉक्टर हैं, वो उस समय मारुति सुजुकी स्टीम आई थी, वो एसी गाड़ी का उस समय प्रचलन था नहीं, तो डॉक्टर आर्या उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है, बाद में वो गाड़ी सीएम हाउस से रिकवर होती है। तो ये अव्यवस्थाओं का दौर है, ये हिंसा का दौर है, ये अन्याय और अत्याचार का दौर है, जिस पे बात होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि नहीं भाई, उसको रोमांटिसाइज करने के प्रयास में हम उन सब क्राइम्स को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, जो बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको और आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि गांव का जातीय नरसंहार, बथानी टोला में 58 से अधिक दलित समाज की महिला, दलित समाज के बच्चों की संस्थागत हत्या कर दी जाती है। सेनारी मैसेकर होता है हमारे यहाँ, तमाम ऐसे सीरीज ऑफ मैसेकर्स होते हैं कि गांव का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में जहां लॉलेसनेस और इफ आई बोरो फ्रॉम यू एनार्की है, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल ही खड़ा होता है। जो आज बिहार के प्रवासियों की बात हो रही है, वो माइग्रेशन तब शुरू हुआ। कोई भी मध्यम वर्गीय या कोई भी एस्पिरेशनल क्लास में कहता हूं, कोई भी एस्पिरेशनल क्लास वहां पे रहना नहीं चाहता था। वो ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रहा है, एंड समहाउ आई थिंक आवर एकेडमिक स्टेकहोल्डर्स, आवर इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव डन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिससर्विस जब वो इस पूरे एरा को रोमांटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई वंचितों का कल्याण हुआ। ऐसा कतई नहीं है। वंचितों की हत्या हुई है, वंचितों का संस्थागत अन्याय, अपमान और अत्याचार हुआ है। बिहार जो कि 1990 के बाद के इकोनॉमिक ग्रोथ के एरा से लाभान्वित हो सकता था, बिहार वंचित रहा। तो बिहार की पर कैपिटा इनकम, बिहार की पर कैपिटा जीडीपी, बिहार का मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बिजली की उपलब्धता, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, सड़कें, कुछ नहीं था। और इसका प्रमुख कारण एक ही परिवार है, एक ही पॉलिटिक्स है, वो है लालू यादव जी, जो 13वीं बार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और बात सामाजिक न्याय की करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी 1990s का जो दौर है, लालू प्रसाद यादव जी इतने डोमिनेंट फिगर हो गए हैं उस क्षेत्र की पॉलिटिक्स के अंदर, और अपना एक वर्चस्व ऐसा बना लेते हैं कि क्या उनके सोच या फिर उनके उस शिकंजे से बिहार की जनता बाहर ही नहीं निकल पा रही है। उसका आधार क्या बनता है? क्या जाति उसका आधार बनता है कि सिर्फ ओबीसी उसका आधार बनता है, या जिस जाति से वो आते हैं सर वो उसका आधार बनता है, और उसको वो सस्टेन कैसे कर लेते हैं? क्योंकि जब एनआरकी होती है तो डंडे का ही राज होता है, बंदूक का राज होता है, गोले बारूद का राज होता है। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि लालू प्रसाद यादव भी ऐसी पोजीशन पे बैठे थे कि उन्होंने अपने गुर्गे ऐसे बना रखे थे, इतनी लॉलेसनेस थी कि वही गुंडे, वही बाहुबली, वही संभाल रहे थे कि वोट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा? क्या यही स्थिति थी ऑन ग्राउंड, बिकॉज यू लिव्ड दैट एक्सपीरियंस? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस रोबस्ट थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस के कारण ही लालू यादव जी को जेल भी जाना पड़ा। और आप देखिए, जब वो जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं? चंपा बिस्वास जी, उनका केस मतलब रूह कांप जाए वो केस जो सुने। तो इंस्टीट्यूशंस क्या अपनी सही पोजीशन पे थे, क्या वो रोबस्ट थे? वो पॉइंट उसी को काउंटर कर देता है। नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशंस रोबस्ट थे तो मेरे कहने का अर्थ है कि भाई लालू जेल भी उसी एरा में जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से चलते हैं, और उस माध्यम से
जिस व्यवस्था से चलनी चाहिए थी उस व्यवस्था के अनुरूप लालू जी ने नहीं चलने दी, इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन कोर्ट्स तो तब भी थे, और कोर्ट्स ने सक्रियता से न सिर्फ जंगल राज को एक विश्लेषण दिया, बल्कि लालू जी के खिलाफ ये सजा भी उन्होंने सुनाई, उन्होंने सुनिश्चित किया। आज तमाम ऐसे मामले हैं भाई, देखिए चारा स्कैम, फॉडर स्कैम तो पुरानी बात है, रेल मंत्री रहते हुए जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, मतलब आप व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। आप रेल मंत्री रहते हैं, आप ग्रुप डी की नौकरियों को एडवर्टाइज किए बिना तथाकथित रूप से लैंड के एवज में नौकरी दे देते हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है कि भाई इसको सस्टेन कैसे किया, इसको सस्टेन ऐसे किया कि पॉकेट बरोज थे। अभी की बात मैं आपको बताता हूँ, सैयद शहाबुद्दीन, ये नाम सुनकर के आप क्या सोचेंगे? ये खौफ का दूसरा नाम था। और अभी की बात है, 3 महीने पहले सैयद शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद तेजस्वी यादव कहते हैं अपने पार्टी के कन्वेंशन में। कौन है सैयद शहाबुद्दीन? मुझे उनके बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वर्गीय चंदा बाबू के बेटों को एसिड से पब्लिकली जलाने वाले, ये रिकॉर्डेड है, ये अखबारों में है कि पॉकेट बरोज बने हुए थे, ससुराल राज चलता था। मीसा भारती और लालू जी के परिवार में शादियां होती थी तो तमाम आउटलुक का ये रिपोर्ट कहता है कि भाई किस प्रकार गाड़ियों के शोरूम से नई गाड़ियों को निकाल लिया गया, ज्वेलरी के शोरूम से ज्वेलरी निकाल लिया गया। दिस इज व्हाट डिफाइंस लॉलेसनेस एंड एनार्की। द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इज सच। बट वेयर वाज बिहारी इन इट? बिहार का जनता, बिहार की जनता, बिहार के लोग कहाँ थे उस पूरे? क्या वो क्या कोई जाति समाज इसके अंदर पार्टी बन रहा था? वर दे फाइंडिंग और टेकिंग अ पीस फ्रॉम द पाई, और व्हाट वाज द सिचुएशन? देखिए, समय समय पे आंदोलन हो रहे थे, समय समय पे प्रखरता से नीतीश कुमार जी का भी इमरजेंस उसी टाइम पे होता है। बहुत, देखिए बिहार की राजनीति को समझना है तो आपको जयप्रकाश नारायण की राजनीति को समझना पड़ेगा। जो अभी या पिछले 20 वर्षों 30 वर्षों में बिहार में जो लीडरशिप रही है वो उसी समय की निकली हुई है। वो हमारे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी हों, जिन्होंने लंबे समय तक बिहार की सेवा उप मुख्यमंत्री के रूप में की, वो चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों, वो लालू जी हों, नीतीश जी हों, इन सब ने इमरजेंसी, ये लोग एक ही स्कूल से निकले थे, एक ही स्कूल ऑफ थॉट जो जनता पार्टी उस समय हुआ करती थी उस समय निकले थे। लेकिन लालू जी was somehow able to cultivate a vote bank for himself by creating fault lines within the society. So to answer your question, how did he sustain himself is through exploiting those very fault lines. When there is an atmosphere, जब ऐसा वातावरण बनता है और समाज में इस बात को बोला जाता है कि भूरा बाल साफ करो, भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला, ये एक्रोनिम था, एंड इट वाज, और अभी भी इसको रिपीट किया जा रहा है। मतलब इट्स अ कॉल फॉर जेनोसाइड फॉर अपर कास्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? 1990, 95, 2000 के भारत में या बिहार में ऐसा हो रहा था, और अपने समाज के फॉल्ट लाइंस को एड्रेस ना करके, उसके ऊपर काम ना करके, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए के रास्ते पे ना चल के आप उसको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मैनिपुलेट करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे और उसका लाभ उठाते रहे, और यही कारण रहा। लेकिन 2005 के बाद आप देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना आम बिहारी कहाँ था, वो आम बिहारी का असर्शन, वो आम बिहारी का एस्पिरेशन 2005 से लेकर के आज तक चल रहा है। और 2010 में लालू जी की यही पार्टी, जो एक समय अनअसेलेबल दिखती थी, मात्र 15-16 विधायकों पे आके रुक गई थी। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, विपक्ष का सम्मान है, विपक्ष का स्थान होना चाहिए, लेकिन अब बिहार और आने वाले समय का बिहार कभी भी लालू जी या उनके परिवार की किसी व्यक्ति को, ये मैं पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक सामान्य बिहारी के नाते कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में 14 करोड़ बिहार के लोग लालू जी या उनके परिवार के लोगों को सत्ता के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। तो ये मेरा प्रश्न है, बिहारियों से ही वो डिप्टी सीएम के पोस्ट पर क्यों बैठाया फिर? लालू प्रसाद जी के बेटे वो क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर? ऐसी पॉलिटिक्स के ना, जिस पॉलिटिक्स को हम जानते हैं कि अगर बिहार क्षेत्र को, उसका हमारे यहाँ लोकल दिल्ली के आसपास बेड़ा गर्क बोला जाता है, वो किया जिस परिवार ने, हम बिहार का व्यक्ति उस औरा से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो ये पॉलिटिक्स है, मैं इसमें आपके भी वो कर देता हूँ। बट बिफोर वी गो फर्दर, आज के टाइम पर बिहार की कास्ट प्रोफाइलिंग क्या है? कितने कौन कौन से समाज हैं जो मुख्य हैं, डोमिनेंट हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं, देखिए, पहला तो आप चंगुल से क्यों नहीं निकल पा रहा है, नहीं, बिहार चंगुल से निकल गया है, लेकिन कोई विजन नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय की। एक प्रमुख बात मैंने आपसे कहा कि उनके पहले वास्तव में सामाजिक न्याय था,
उनके पहले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों पे बिहार चल रहा था। अकलियत समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग शासन प्रशासन में आते थे। लेकिन 90 के बाद पूरे के पूरे बिहार की राजनीति को एक परिवार के बीच में सिमट के रख दिया गया। बिहार की राजनीतिक विरासत को हिरासत में ले लिया गया एक परिवार के द्वारा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। लालू जी का आप उदाहरण देखिए। लालू जी स्वयं पार्टी के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उनके सुपुत्र सरकार आने पे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, विपक्ष में रहने पे नेता विधानसभा बनते हैं। उनके पत्नी नेता विधान परिषद बनती हैं। उनका दूसरा पुत्र स्वास्थ्य मंत्री बनता है। एक पुत्री लोकसभा में जाती है, दूसरी पुत्री राज्यसभा में जाती है। क्या ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है? Was this envisioned by makers of our constitution? Absolutely not. आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई बिहार का जातीय प्रोफाइल क्या है। देखिए, बिहार, मेरा मानना है, और आई कुड बी रॉन्ग, मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ, बिहार, हम लोगों को ये तमगा दिया जाता है, हम लोग बदनाम है कि हम जातिवादी हैं। बिहार इस देश का सबसे कम जातिवादी प्रांत है। हर प्रांत में जातिवाद है, हर प्रांत में जातिवाद है। एवरी स्टेट हैज दिस इशू ऑफ कास्टिज्म एंड इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल फैक्टर व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट। बिहार में ये सतह पे है, बिहार में बातचीत होती है, बिहार में हम इस बात को स्वीकार करते हैं और बिहार पे इस पे एक सोशल असर्शन, सोशल रिप्रेजेंटेशन और सोशल एस्पिरेशन का मूवमेंट रहता है। बट एवरी स्टेट, इट्स एन इंडियन इशू। आई डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम, इट्स एन इंडियन इशू एंड आवर institutions, our spiritual, cultural and civilizational institutions are such that are robust enough to deal with this issue. For example, छठी मैया अभी आने वाली हैं। छठी मैया पर कोई एक जाति के लोग करते हैं क्या? सभी जाति के लोग करते हैं। कांवड़ यात्रा कोई एक जाति के लोग जाते हैं क्या? सभी जाति के लोग जाते हैं। अभी दशहरा आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि पटना का दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा पंडाल दलित समाज के व्यक्ति लगाते हैं। तो ये हमारे, अगर आप इसका कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन देखोगे, भाई अब आर्मी में रेजिमेंटेशंस हो गया, मार्शल रेस थ्योरी आ गई, तो उसका दूसरा पक्ष है। बट वास्तव में बिहार में या भारत के समाज में जो सामाजिक असमानताएं हैं, उससे निपटने की भी ताकत, उससे निपटने की क्षमता हमारे अंदर है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन कास्ट प्रोफाइल ऑफ बिहार, कास्ट सेंसस हमारे यहाँ होता है और कास्ट सेंसस को लेकर के हमारी एक पोजिशन रही है। कास्ट सेंसस, भाई राहुल गांधी जी को तो आज लग रहा है ना, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस और राष्ट्रीय जनता दल, ये सोशल जस्टिस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार कल्याण अभियान चलाते हैं। मैंने आपको बिहार का उदाहरण दिया, आपके हरियाणा का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा में दलित समाज की महिला नेत्री कुमारी शैलजा के साथ क्या व्यवहार होता है? उनको बैनर में स्थान मिला क्या? उनको मंच पे स्थान मिला क्या? वो दुख में रही, पीड़ा में रही। कुमारी शैलजा का उदाहरण हरियाणा में हो, अंजिया जी का उदाहरण आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में ऐसे उदाहरण हैं, बिहार में बाबू जगजीवन राम। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी और ऑपरेशन सिंदूर पे भाई 1971 की बात विपक्ष के द्वारा की गई। 1971 में देश का रक्षा मंत्री कौन था? बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम को वो न्यायोचित सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं करना चाहिए। सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग से आते थे, उनकी कांग्रेस के कार्यालय में धोती क्यों खींची गई? बाबू जगजीवन राम, नीरजा चौधरी अपनी पुस्तक द हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखती हैं कि बाबू जगजीवन राम को त्रस्त होकर कहना पड़ा, अ दलित, अ चमार कैन नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अंततोगत्वा उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तो जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास दलित उत्पीड़न का है, दलित शोषण का है, सामाजिक अन्याय का है, सामाजिक अत्याचार क्या है, वो आज यू टर्न ले रहे हैं और कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। आपकी सरकारें हैं तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, कहाँ हैं आपके SC ST OBC मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? अब मुझसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के नाते मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, उड़ीसा में हम पहली बार आए, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री मोहन मांझी बनते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विष्णुदेव जी बनते हैं। मध्य प्रदेश में दलित समाज के जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में बैरवा जी दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं गिनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज पद्म सम्मान हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, संगठन हो, जब माहौल बनता है, वातावरण बनता है, तो पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब बैठती है? अब बैठती है। उनके खिलाफ कैसे शब्दों का उपयोग हुआ था? राष्ट्रपत्नी, रंग पे टिप्पणी हुई थी। पहली बार हमने देखा है कि भाई OBC समाज की CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होते हैं, एक तमिल हैं वो। पहली बार हमने देखा कि इतना ताकतवर अति पिछड़ी जाति मोदगांची समुदाय का व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है।
देश में वातावरण बनता है तो मुख्य न्यायाधीश RS गवई दलित समाज से आने वाले बनते हैं। बट हैविंग सेड दिस, मैं इसको आगे भी लेकर के जाऊंगा और कहूंगा कि आज भी वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का संकल्प, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, वो व्यक्ति किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, कौन सी भाषा बोलता है, पुरुष है, महिला है, XYZ है, वो क्यों देखना, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के संकल्प का कल्याण। तो बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्प, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को वास्तव में कोई व्यक्ति, कोई संगठन पूरा कर रहा है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी जितने लोग सामाजिक न्याय के विषय में बोल रहे हैं वो मात्र भाषणबाजी कर रहे हैं और सिर्फ ऊपर से लेकर के नीचे तक। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, दक्षिण में स्टालिन परिवार, यहाँ तमिलनाडु में ये, कर्नाटक में ये परिवार, महाराष्ट्र में सूले परिवार, बिहार में यादव परिवार। ऐसे होता है क्या? पॉलिटिक्स में हमारे आप फर्स्ट जनरेशन हैं, आप जैसे लोग आने चाहिए। जो प्रथम पीढ़ी के लोग हैं वो राजनीति में कैसे आए, ये नैतिक साहस, the moral courage was shown by Honorable Prime Minister from the ramparts of Red Fort when he said कि मैं 1 लाख युवा जो कि राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं वो पॉलिटिक्स में कैसे हैं, मैं इसको सुनिश्चित करूंगा। तो सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ना चाहिए, सत्ता का दायरा बढ़ना चाहिए, सत्ता में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो, ये वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर की संकल्पना को पूरा करने जैसा है, ना कि उनके नाम पे पॉलिटिक्स करना। सॉरी, मोनोलॉग हो गया, लेकिन थोड़ा मैं ये विषय चूंकि मेरे हृदय के करीब है तो बात आपने बिल्कुल सही कही। और क्योंकि आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं तो 4 बात वो भी निकलेगी। पर मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे एक लालू प्रसाद यादव जी का एक टेनोर बन गया, एक लंबा समय बन गया, उसी तरह से नीतीश कुमार जी का भी एक लंबा समय बन गया। डू यू थिंक बिहार इज रेडी टू स्टेप आउट ऑफ दैट एज वेल नाउ? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी इज अ स्टॉलवर्ट इन हिमसेल्फ। 2005 में हमें एक ऐसी गाड़ी मिली थी जिसमें ना इंजन था, ना टायर था, ना हेडलाइट थी, ना बम्पर था, ना डिक्की थी। आज हमें एक ऐसा बिहार, हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, आज उस गाड़ी में इंजन भी टॉप क्वालिटी की है, हेडलाइट भी, और तमाम सुविधाओं से लैस हैं। आज हम, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया, समृद्ध पूर्वी भारत का जो द्वार बिंदु है, द गेटवे टू दैट प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया इज गोइंग टू बी बिहार। बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के शासन को आप देखें तो जिन मानकों की मैं बात कर रहा था, IMR हो, MMR हो, जो पर कैपिटा इनकम हमारा 3-4 हज़ार हुआ करता था वो आज 10 गुना बढ़ गया है। हमारा पर कैपिटा बजट हो, आज पटना से बिहार के किसी कोने में आप सेम डे जाकर के वापस आ सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। पितृपक्ष का समय चल रहा है, पितृपक्ष में गया जी में तर्पण का हमारे यहाँ संस्कार है। आज इतने सारे लोग तर्पण के लिए आते हैं, तो आप आइए और बिहार के सड़कों का आनंद लीजिए। बच्चियां बाहर निकलें, वो इमेज आज भी मेरे मन में है और मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उस इमेज से, जब बच्चियां साइकिल पे ब्लू कलर का सूट पहन के लाल रिबन 2 चोटी लगा करके जाती हैं और इसका परिणाम होता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़ता है। आज महिलाओं के लिए पंचायत में बिहार पहला ऐसा प्रांत बनता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में आरक्षण लागू होती है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं होती है। बिहार पुलिस में देश की सर्वाधिक संख्या में न सिर्फ कांस्टेबलरी है बल्कि सीनियर पोजीशंस में महिलाएं आती हैं। इसका कारण है कि एक ऐसा बिहार था जब महिलाओं के खिलाफ, आपने खुद उदाहरण दिया चंपा बिस्वास जी का, शिल्पी जैन जी का, तब महिलाएं थाने में कैसे आएंगी? महिलाओं की साइकोलॉजी कैसे होंगी? महिलाएं अपनी आप बीती पुरुष अफसर से बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी। तो महिलाएं थानों की, महिलाएं अफसरों की, महिला सिपाहियों की ये भूमिका है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकासोन्मुखी दिशा देने का काम किया है आने वाले 25 वर्षों में। आज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल पार्क्स, 13,000 करोड़ से गया जी का एक विकास, माँ जानकी का मंदिर, पूर्णिया एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, दरभंगा एयरपोर्ट, 2 एम्स, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, आज तमाम ऐसी चीज़ हैं जो बिहार को विकासोन्मुखी एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड रोड मैप के तरफ ले जाने को अग्रसर है। आने वाले 25 वर्षों में ये जिम्मेवारी हमारे आपकी पीढ़ी के ऊपर है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर जनरेशन कि बिहार को हम अग्रणी प्रांतों की श्रृंखला में कैसे खड़ा करें, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डबल इंजन, फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ। यह आने वाले समय की आवश्यकता है। तो
सार लेते हैं एक बार, क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम पहले थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आई है? आंकड़े कहते हैं आंकड़े क्या? पर लाख जो मर्डर्स होते थे, अब देखिए मीडिया में किस प्रकार से पोस्चरिंग हो रही है, ज़ीरो मर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आदर्श हो जाए ऐसा तो देश में कहीं नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से तुलनात्मक दृष्टि से पर लाख मर्डर्स, पर लाख रॉबरी, पर लाख डेकॉइटी कि यदि आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे देन इट हैज़ गॉन डाउन सब्सटेंशियली। नहीं, मैं तो एनसीआरबी के जाने से पहले मैं तो यही समझना चाहूँगा कि क्या बिहार अपने अतीत को छोड़ पा रहा है, क्या वो आगे बढ़ पा रहा है, उसका उसका वो कंपैरिजन मैं चाहता हूँ कि नहीं लॉ एंड देखिए, ऑर्डर का एक सिचुएशन जो है वो क्या सिग्निफिकेंटली अब इम्प्रूव्ड है? क्या बच्चियाँ, जैसे आपने बताया कि सेफली, क्या पब्लिक स्पेसेस एक्सेसिबल हैं? क्या पब्लिक स्पेसेस में शाम को सूरज ढलने के बाद कोई डिनर पे या किसी डेट पर जा सकती है कोई महिला? उस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं आज बिहार में या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से मेरा कहना है कि अब के बिहार में, और हम अतीत से तो बहुत आगे जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मखाना का बोर्ड प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। मखाने के साथ-साथ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिहार लॉ एंड ऑर्डर एक प्रीरिक्विज़िट है, एक पूर्व निर्धारित आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो निवेश आएगा। तो निवेश आ रहा है, वो इस बात का सूचक है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। देखिए अंतर क्या है? अंतर यह है, जब किसी पार्टी के मंच से एक क्रिमिनल को सुशोभित किया जाता है, लेजिटिमाइज़ किया जाता है, शहाबुद्दीन जी ज़िंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी ज़िंदाबाद कहा जाता है, तो ये क्राइम को पैट्रनाइज़ करने जैसा है। आज देयर इज़ नो पैट्रनाइज़ेशन ऑफ क्राइम, देयर इज़ नो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, कुछ छिटपुट घटनाएँ हैं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक छिटपुट घटना, वो छिटपुट घटना ना हो, इवन इन एंटिसिपेशन हमें और काम हम कैसे करें, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में हम चिंता कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये सिचुएशन में सुधार है और इंडस्ट्री भी आ रही है। निश्चित रूप से। क्या कास्ट पॉलिटिक्स, जो कई मामलों में 1990s और उसके बाद भी हमने देखा, बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था या सेग्रीगेटिंग फैक्टर था अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को उठाने के लिए, क्या वो किसी तरह से इंटीग्रेटिव अप्रोच ले रहा है? क्या एक कास्ट को, सभी जातियों को साथ लेकर बात हो रही है इस वक्त बिहार में? ये देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट इज़ अ ट्रूथ, देयर इज़ नो डिनाइंग अबाउट दैट। आज जो हमारा एनडीए का कोalition है, वो एक रेनबो कोalition है। वहाँ पे मूसहर समाज के, महादलित समाज की जीतन राम मांझी जी भी आते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं। एक दलित समाज के दूसरी पीढ़ी के चिराग जी आते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं। पिछड़े वर्ग के उपेंद्र कुशवाहा जी का भी उतना ही सम्मान होता है, और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी तो सभी वर्ग, सभी जातियों की बात करने वाली है ही। तो आज निश्चित रूप से आप देखें तो सोशल अरिथमेटिक, हम लोग पॉलिटिक्स में तो सोशल अरिथमेटिक या सोशल इंजीनियरिंग शब्द तो होता है, लेकिन सोशल अरिथमेटिक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, रिपोर्ट कार्ड वाइज आज 14 करोड़ बिहार अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का मन बना चुके हैं। कास्ट पॉलिटिक्स विल बी देयर, कास्ट related activities will be there, but that doesn't mean it should hinder or hamper the progress or the developmental path. Caste representation, social justice and development, नीतीश कुमार जी का ये स्लोगन है, न्याय के साथ विकास, विकास के साथ न्याय, डेवलपमेंट भी हो, जस्टिस भी हो, रिप्रेजेंटेशन भी हो, इंक्लूजन भी हो। इस मोटिव के साथ हम आगे कैसे बढ़ें, ये हमारी चिंता है। मैं बिफोर वी कंक्लूड, 2-3 प्रश्न हैं, वो कंक्लूसिव ही रहेंगे। क्या, बट बिफोर आई जंप इनटू दैट, क्योंकि हमने कास्ट की बात की, क्या बिहारी आइडेंटिटी भी इवॉल्व हो रही है उतना प्रोएक्टिवली इस वक्त या नहीं? नहीं देखिए, बिहारी आइडेंटिटी निश्चित रूप से एक चेंज तो आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है। हमारे लोग सिविल सर्विसेज में तो थे ही, लेकिन आज की तारीख में जब मैं भारत के बाहर जाता हूँ, स्पेशली वेस्ट में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बिहार के लोग, जैसे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे बहुत सारे बिहार के एंटरप्रेन्योर्स और टेक में काम कर रहे लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिहार के बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में बिहार के बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो बिहारियत की बात करिए, बिहारी आइडेंटिटी की बात करिए, तो निश्चित रूप से बिहारी होना, 25 वर्ष पूर्व हम दिल्ली में जब आते थे, चलते थे, तो देखते हैं बिहारी, वो बिहारी, अरे बिहारी की तरह बात मत कर। आज निश्चित रूप से आप और हम शिक्षा जगत में काम करते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, उसमें तो एक बुनियादी परिवर्तन आया ही है। लेकिन दुख तब होता है, अब पुनः क्षमा चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे लौट रहा हूँ, बिहारियत की आपने बात की, जब दक्षिण भारत में बिहारियों को बुद्धिहीन कहा जाता है,
जब ये कहा जाता है कि बिहार के लोग आएं और शौचालय साफ करें डीएमके के नेताओं के द्वारा, उस डीएमके के प्रमुख स्टालिन का बिहार में स्वागत अभिनंदन होता है, तो हम सवाल खड़ा करेंगे। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। एग्जैक्टली आप मतलब ना बिहार तो में कैंपेनिंग करने निश्चित वाले रूप उस से स्टेट के अंदर जिस स्टेट के लोगों को आपने मंच से उनका उसी दिन इंसल्ट किया है। जिस दिन स्टालिन बिहार में होते हैं उसके अगले दिन के.एन. नेहरू, दयानिधि मारन जिस प्रकार के स्टेटमेंट को देते हैं, आपकी क्या मजबूरियां हैं? What sort of political compulsion is this? This is beyond my comprehension. आप अपने पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको सत्ता प्राप्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा किया था। ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। हम जो बिहार के अपने पूरे संवाद में मैंने देखा कि हम गौरवशाली अतीत से लेकर के वर्तमान और आधुनिक बिहार की हम बात कर रहे हैं, विकासोन्मुखी बिहार की बात कर रहे हैं। उस बिहार में आज के तारीख में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी ऐसे नेताओं को महिमा मंडित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं और उस बिहार की धरती पे स्वागत कर रहे हैं। धिक्कार है आपके ऊपर, शेम ऑन यू। होता क्या है कि डीएमके के लोग बयान दे देते हैं, बिहार के श्रमिकों को वहां पे हिंसा झेलनी पड़ती है। हमारा नेता बोल रहा है बिहारी को मारो, बिहारियों को। इतने फोन आते हैं हमारे पास, इतने हिंसा की खबरें आती हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, फॉर गॉड सेक, ईश्वर की कम से कम मान मर्यादा रखिए और बिहारियत और बिहारी अस्मिता को अपमानित करने वालों को इस प्रकार से महिमा मंडित या लेजिटिमाइज मत करिए आप। That being said, how important is Prashant Kishore a factor in Bihar's politics or the forthcoming elections? क्योंकि जो यात्राओं वाला कॉन्सेप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है, मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट हुआ। और उसका जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1980s में 90s के अंदर उसको एक साकार रूप दिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम आज देख रहे हैं। तो उसी यात्रा वाले कॉन्सेप्ट को लेकर प्रशांत किशोर जी ने अपनी यात्रा शुरू की। परहैप्स उनकी कुछ लर्निंग्स रही हों 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी। उनका जो करियर था एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, उसकी उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ही इज़ गॉन ऑन ग्राउंड। इज़ ही मेकिंग अ नेसेसरी इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड, और इज़ इट अगेन बिकॉज ही वॉज अ बैक रूम बॉय एंड ही understood fairly well the game of media, the game of narratives, the game of moving people through technology. Now that he's on ground, some could argue that he's utilizing the same potential medium that he was making good use of. या असली में सच में धरातल पर प्रशांत किशोर जी का कोई प्रभाव है? नहीं, देखिए, आपने यात्राओं की बात की तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। यात्राओं का तो प्रदेश है बिहार। कांवड़ यात्रा बिहार में, हरिहरनाथ से पशुपतिनाथ की यात्रा बिहार में, तो बिहार में, और जैसे मैंने कहा बिहार के लोग विहार करते हैं, प्रवास करते हैं। प्रशांत जी एक पॉलिटिकल एक्टर हैं, रेलेवेंट हैं, उनका स्वागत है, लेकिन बिहार में ऐसे कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। बिहार में तमाम ऐसे उदाहरण पहले भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रशांत जी बातें कर रहे हैं और एक इम्पैक्ट खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में स्वागत करना चाहिए, डेमोक्रेसी में स्वागत होना चाहिए कि भाई कम से कम वोटर के पास अधिकाधिक विकल्प हो, अधिकाधिक ऑप्शंस हो। सो फ्रॉम वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिहार्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ गुड दैट दे हैव मल्टीप्लिसिटी व्हेन इट कम्स टू द डे ऑफ वोटिंग। जहाँ तक उनके इम्पैक्ट की बात है, मुझे लगता है कि इट इज़ टू अर्ली टू कॉमेंट एनीथिंग। बहुत जल्दी होगा कुछ भी टिप्पणी करना। अभी चुनाव आने वाले हैं और मेहनत का परिणाम क्या होगा वो बिहार की जनता ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, मेरी पूरी बधाइयाँ उनके साथ हैं। बट बिहार 14 करोड़ पीपल विल डिसाइड। वी आर नॉट इन एन अप्रोप्रिएट पोजिशन टू कॉमेंट ऑन हिज ट्रेजेक्टरी। ओके, एंड व्हाट इज इन इट फॉर यू? अभी आने वाले कुछ समय में इलेक्शंस के बारे में व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन? भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक बहुत बेहतर स्थिति में है और सीट शेयरिंग को लेकर के नेगोशिएशंस भी हमारा टॉप लीडरशिप कर रहा है, जो कि हमारे लिए कभी कोई कंटेंशन का इशू नहीं होता है, समन्वय के साथ हो जाता है। वी आर 5 of us, बीजेपी, अस, जेडीयू, नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी एंड उपेंद्र कुशवाहा जी। वी आर set of matured leaders. We are set of people who are spotless in their public life, who represents the aspirations of every section of Bihar, who are forward looking and progressive in nature. I think मेरा मानना है कि बिहार की जनता
ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड एनडीए को ही पुनः मौका देने जा रही है। इसमें कोई असमंजस नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और पटना में आजकल तो बड़ा एपी सेंटर बना हुआ है। पूरे दिल्ली के जितने भी हाई कमीशन दूतावास के लोग हैं सब बिहार में, अच्छा भी लगता है। देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है। चुनाव में हम मेहनत करते हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं चुनाव प्रशिक्षण का समय होता है। इलेक्शन इज़ अ टाइम ऑफ ट्रेनिंग एज वेल फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो यंग और एस्पायरिंग लीडर्स हैं। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, प्रवास करने का मौका मिलता है, कार्यकर्ताओं के घर पे जाने का मौका मिलता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के कारण वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर प्रोसेस विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एज वेल। That's great to hear. Thank you very much, Guru bhai, for taking out the time to be with us today. I am sure people who are watching this, they have enjoyed the conversation. बड़ी सारी बातें आपसे जानने को मिली। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपने पटना स्वागत किया तो पटना भी ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस हैज़ ओनली हैपन्ड और इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज वेरी कॉन्वर्सेशंस एंड डिबेट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। पटना के लिए और बिहार चुनाव के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और जल्दी मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और मन की बात, दिल की बात, बगैर किसी बंधन के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के हमने की, और आशा करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।